बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जिस अंदाज में ये हुकूमत बनी है ना, वो बनते साथ ही तनाज़ात का शिकार है। नंबर एक तो बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस हुकूमत को लोग तस्लीम नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ साहब खुद भी ऐसा लगता है डरे डरे से, परेशान से और तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। वफाकी वज़रा की कारकर्दगी भी बहुत अजीब सी है और हुकूमत के अंदर एक अजीब किस्म की बेचैनी नज़र आती है, क्योंकि एक के बाद एक मसला इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक बहुत बड़ा मसला जो आकर खड़ा हो गया वो अदलिया की जानिब से है। अब उससे निपटने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है। मैंने आपसे बताया था कि शहबाज शरीफ साहब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ख्वाहिश पर उनसे जाकर मिले और जिस शहबाज शरीफ पर बेनिफिशरी होने का इल्ज़ाम था कि ये सारी जो भी 2 नंबरी हुई है, जजेस के ऊपर जो दबाव डाला गया, उसके बेनिफिशरी शहबाज शरीफ साहब हैं। उसी शहबाज शरीफ को बुला के जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि यह मसला हल कर दें या इसके अंदर मसले के अंदर जो है वो कोई हल निकाले इसका और कमीशन बना दें। तो शहबाज शरीफ साहब गए और जाके उन्होंने फिर पहले कैबिनेट मीटिंग रखी, फिर वो ताखीर का शिकार हुई, फिर दोबारा कैबिनेट मीटिंग रखी और अब एक रुकनी कमीशन बना दिया गया है। कमीशन का सरबराह जो है वो बज़ाहिर बहुत अच्छा नाम है और कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स हैं और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। वो मैं आपके सामने भी रख देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने, वकला ने और मीडिया के लोगों ने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। वफाकी काबीना ने कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने एक ख़त लिखा था तो उस पर जुडिशल कमीशन जो है वो बनाने की मंजूरी दे दी गई है और एक रिटायर्ड जज जो है उनको कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है और एक रुकनी कमीशन ये होगा। और इस हवाले से कमीशन के TORs वजीर कानून और अटारनी जनरल तैयार करेंगे। अब TORs में आपको बता देता हूँ कि ये कुछ ऐसे रहनुमा उसूल होते हैं जिनसे बाहर ये कमीशन नहीं जा सकता। यानी तय कर देंगे कि जो कमीशन हम बना रहे हैं एक रुकनी, वो सिर्फ ये काम कर सकेगा और बाकी काम वो नहीं कर सकेगा। वो जो TORs बनाए जाएंगे वो तय करेंगे कि एक्चुअली इंक्वायरी किस लेवल की और कहां होने जा रही है। हुकूमत जब भी कोई ऐसा कमीशन बनाती है तो उसके TOR बना लेती है। इससे पहले जब आपको याद होगा एक कमीशन बना था जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि धांधली हुई हमारे खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर, 2013 में उन्होंने कहा था। तो 2014 में जब कमीशन बनाया गया था तो उसके TORs के अंदर लिखा गया था, लफ्ज डाला गया था, मुनज़्ज़म धांधली साबित करना होगी। तो मुनज़्ज़म तो साबित करना मुश्किल था, धांधली साबित करना बड़ा आसान था। तो धांधली तो साबित हो गई लेकिन मुनज़्ज़म साबित नहीं हुई, लिहाजा फारिग हो गए। तो TOR के अंदर 1 2 4 लफ्ज अगर डाल दिए जाएं तो सारा काम ही जो है वो सफाई हो जाती है। होना तो ये चाहिए था, इस पर सो मोटो नोटिस होता या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई रहनुमाई करती। देखिए इल्ज़ाम है क्या, चीज़ है क्या। जजेस ने पूछा है कि जनाब जो सूरत हाल आपने अभी एक फैसला दिया, जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब जिसका सामना कर रहे थे, हम भी वही कर रहे हैं, हमें ज़रा बता दें कि ऐसी सूरत हाल में करना क्या चाहिए। क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बनाती है, जजेस के रूल्स बनाती है, तो जो जजेस को कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बनाती है, तो उसमें हमें करना क्या चाहिए वो बता दें। वो बताया ही नहीं। फिर उन्होंने 3-4 निशानदेहियां की ऐसी चीज़ों की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की थी। नंबर एक, उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं एक तरह के इसके अंदर। नंबर एक तो उन्होंने किया ही कुछ नहीं, उनको जाकर शिकायत लगाते रहे, उनके जूनियर जजेस उनको बताते रहे कि हमारे साथ ये चीज़ों में ज्यादती हो रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया। नंबर 2, उन्होंने खुद कहा कि मैंने डायरेक्ट राब्ते किए और मेरी बात हो गई है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। क्या एक जज बराह रास्त इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ राब्ते कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या वो जजेस को यकीन दहानी करवा सकते हैं कि मेरी गल हो गई है, मेरी बात हो गई, आप बेफिक्र हो जाएं? और वो सिलसिला नहीं रुका जजेस के बकौल। दूसरा, ये एक उनके बारे में निशानदेही की गई। तीसरी निशानदेही के एक बेंच बनाया था और उस बेंच को तहलील कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। ये इख्तियार किसी जज के पास नहीं होता। मैं मिसाल आपको दे देता हूं। एक बेंच बनाया था साकिब नसार साहब ने जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। ये 3 जजेस, ये एक सो मोटो नोटिस था। अस्पतालों के अंदर से जो वेस्ट निकलती है, ये बड़ा खौफनाक इशू होता है। यानी वो जो अस्पतालों के अंदर से जो मटीरियल होता है, जो वेस्ट हो जाता है, उसको दोबारा रिसाइकिल कर लेते हैं जिससे बड़ी बीमारियां फैलती हैं। तो सो मोटो लिया हुआ था साकिब नसार साहब ने। तो उस वक्त जब ये बेंच पेशावर में केस सुन रहा था खैबर पख्तूनख्वा में, तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि ये सो मोटो बनता ही नहीं है और यहाँ सवालात उठाए। तो साकिब नसार साहब ने उस बेंच को तब्दील कर दिया और बाद में कहा जी कि मैं और जस्टिस मंसूर अली शाह इसको सुनेंगे।
तो फिर ये बाकी जजेस ने लिखा और ये उसूल वहां पे सामने आया, काजी फायद ईसा साहब ने भी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी, कि बेंच को अगर कोई चीफ जस्टिस बना दे तो बना तो सकता है, उसको तहलील नहीं कर सकता। कोई जज खुद ही अगर चला जाए छोड़कर तो वो अलग बात है। लिहाजा ये जो मामला है कि बेंच बनाकर तहलील कर देना, इमरान खान साहब के एक केस के अंदर एक बेंच बनाया था जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और बाद में जब फैसला बाकी दो जजेस ने जस्टिस आमिर फारूक साहब से मुखालिफ दे दिया तो उन्होंने बेंच को बाद में कुछ वजूहात की बिना पर तहलील कर दिया। यह भी एक ऐसी चीज है जो जज नहीं कर सकते, उनके खिलाफ एक शिकायत है। फिर प्रेस रिलीज के जरिए से बेंच को तहलील किया गया। ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख तो छोड़ ही दें, हमारे तो यहां बड़े बड़े अजीब काम होते हैं, लेकिन दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ कि बेंच को तहलील कर दिया गया हो एक प्रेस रिलीज के जरिए से। बहरहाल ये चीजें वहां पे निशानदेही की गई हैं। फिर उन्होंने बताया हमें ये प्रॉब्लम है। अब ये हैं कौन? जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, एक तो ये दूर के रिश्तेदार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म वो रहे हैं। फिर अभी हाल ही में इनके एक रिश्तेदार जो हैं, बड़े करीबी रिश्तेदार, वफाकी काबीना का हिस्सा भी रहे हैं, निगरान हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, जलील अब्बास जिलानी। ये ब्यूरोक्रेट भी थे पहले और अब ये वफाकी काबीना में निगरान वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भी रहे हैं। तो ये तो है इनकी रिश्तेदारियाँ। फिर कुछ चीज़ें इनके बारे में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एतराज़ात उठा रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन इनकी जो मेन चीज़ें वो ये हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने इनको 7 अगस्त 1994 को लाहौर हाई कोर्ट में जज लगाया था। मुशर्रफ दौर में 2004 में शौकत अजीज़ साहब ने इनको सुप्रीम कोर्ट में तरक्की देके वहाँ पे जज लगाए गए। पीसीओ के तहत इन्होंने हलफ लेने से इनकार कर दिया था और दिसंबर 2013 में ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने और 2014 तक ये चीफ जस्टिस 5 जुलाई 2014 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद ये आए थे, इनके बाद नासिरुल मुल्क साहब आए। इन्होंने कोई ऐसी बड़ी चीज़ बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं की, या इनके अपने पूरे सारे करियर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जहां पे ये बहुत डट कर किसी चीज़ में सामने आए हों और खड़े हो गए हों और कोई स्टैंड इन्होंने बहुत बड़ा ले लिया हो। तो ये बड़ी एक नॉर्मल शख्सियत रहे हैं और सिस्टम का हिस्सा होने वाले जो होते हैं जजेस, ये उस तरह की इनकी एक परसेप्शन रही है। यानी जब आए तो फिर इन्होंने उस तरह से सो मोटो नहीं लिए, इन्होंने एग्रेसिवली चीज़ों को नहीं किया, ये कोई तब्दीली लाना नहीं चाह रहे थे। यानी बिल्कुल सिस्टम का हिस्सा, गो विद द फ्लो वाले लोग जो होते हैं कि ना किसी से पंगा लो ना किसी को लेने दो। तो इस तरह की इनकी एक हमेशा से रवायत रही है। तो यानी ये नहीं कहा जा सकता कि बड़े स्टैंड लेने वाले बड़ी मजबूत शख्सियत के, वो नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये कहा जाता है कि ईमानदार थे, कानून के ऊपर भरोसा करते थे, कानून के मुताबिक चलते थे, एक ईमानदार जज थे। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में जब नाम दिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए कि निगरान वजीर आज़म किसको बनाया जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नाम दिए उनमें एक नाम तसद्दुक जिलानी साहब का भी दिया। इन्हीं शख्सियत का एक नाम दिया। वो इसलिए दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि बेज़रर आदमी है, ये किसी के कहने के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये किसी के कहने के ऊपर किसी किस्म की ज्यादती नहीं करेंगे, वो चीज़ें ये नहीं करेंगे। लेकिन ये स्टैंड ले पाएंगे, चीज़ों को सख्ती के साथ कर पाएंगे, प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएंगे, ये अलग सवालात हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, उनके ये चचा हैं। और इसके अलावा जो शेर अफजल मरवत ने एक नुक्ता उठाया, वो ये उठाया कि कानूनी हलकों में जस्टिस जिलानी को जेंटलमैन जज का लक़ब हासिल है। और इनका सबसे मुतनाज़ अमल वो है कि जब जरदारी के खिलाफ स्विस बैंक अकाउंट की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट का बेंच काम कर रहा था तो ये उसको छोड़ गए थे, जिसके नतीजे में बेंच टूट गया था। और उस वक्त फ़ायदा आसिफ अली जरदारी साहब को हुआ था। उस वक्त उन्होंने बीमारी का एक बहाना बनाया था, लेकिन उसी शाम जो है वो एक काफ़ी के ऊपर देखा गया उनको, एक जगह के ऊपर एक रेस्टोरेंट में वो बैठे कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे थे और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बीमारी का बहाना बनाकर वो बेंच से अपने आप को अलग कर गए थे। तो वो आप समझ लें कि ऐसे केसेस जहाँ पे कन्फ्रंट्रेशन हो, जहाँ पे सख्ती हो, जहाँ पे मामला जो है वहाँ स्टैंड लेना पड़े, वहाँ पे जिलानी साहब जेंटलमैन जज के तौर पे मशहूर हैं और वो स्टैंड वगैरह नहीं लेते। एतदाल पसंद और यकीनी तौर पर 6 जजों के खत की तहकीकात का काम अंजाम देने वाला सबसे मिसफिट शख्स जो है वो यही है। पीटीआई ये कह रही है बंदा तो बहुत शरीफ है, पीटीआई ये कह रही है कि बंदा ठीक भी है, लेकिन पीटीआई का ये कहना है प्रेशर नहीं ले सकता। देखें, ये वो केस है जिसके अंदर एक मुअज़्ज़िज़ जज ये कह रहे हैं हाई कोर्ट के कि उनको अस्पताल जाना पड़ गया, इतना उनका ब्लड प्रेशर शूट हो गया।
एक और जज जो है वो ये कह रहे हैं कि इतना दबाव डाला गया कि काम नहीं करने दे रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अब जहाँ पे जजेस जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनके ऊपर इतना दबाव है, वहाँ पे ये 75 साल की उम्र के रिटायर्ड जज ये कितना दबाव ले पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और 75 साल उम्र के वो वाले रिटायर्ड जज जो अपनी ज़िंदगी में पहले भी दबाव नहीं ले पाए, और जब दबाव वाला एक बहुत बड़ा केस था तो वो बीमारी का बहाना बनाकर अपने आप को उस केस से अलग कर गए, बकौल शेर अफजल मरवत के। फिर इनके बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो अटैचमेंट है बच्चों की वो PMLN के साथ है और इमरान खान के खिलाफ हैं। इसमें इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये इंक्वायरी कमीशन के सरबराह तसद्दुक जलानी के साहबजादे हैं जिनकी शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से अजली और ख़ानदानी मोहब्बत का अंदाज़ा आप उनके ट्वीट पढ़कर लगा लें। फिर ये कह रहे हैं कि फ़र्जी किस्म का एक कमीशन अगर आप बना के कार्रवाई करेंगे और धोखा देंगे तो जवाब सुन लें, बिल्कुल नहीं, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा, इनके बेटे ने कहा क्या था? एक तो ये उन्होंने कहा था कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ शुड स्मूथली बिकम द प्राइम मिनिस्टर टुमारो। ये उन्होंने ट्वीट किया था 10 अप्रैल 2022 को कि बड़े स्मूथली, बड़े आराम से शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उनको वजीर आजम बन जाना चाहिए कल। बट देयर विल बी मैनी बैटल्स अहेड फॉर विच द पोलिटिकल पार्टीज नीड टू प्रिपेयर देमसेल्व्स नाउ। तो उन्होंने कहा था लेकिन बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं जो आइंदा लड़नी पड़ेंगी और सियासी जमातों को अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहिए। ये बात बता रही है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए कितनी हमायत और हमदर्दी इनके दिल में मौजूद है। साकिब जलानी साहब मजीद फरमाते हैं, रिमेंबर जनरल बाजवा वाज एलेगडली द वन हु स्पेयर हेडेड द 2018 प्रोजेक्ट इमरान खान। इमरान खान को एक प्रोजेक्ट के नाम पे ये बुला रहे हैं। इस तरह बहुत सारे, आपको याद होगा, इमरान खान के मुखालिफ सहाफ़ी या बहुत सारे मुखालिफ सियासतदान वो प्रोजेक्ट इमरान खान का एक वर्ड यूज़ किया करते थे। साकिब जलानी साहब इमरान खान से इतनी नफरत करते हैं कि वो भी उसी लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो मैं भी कहता था और नहीं मिली। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नई गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें ये बता रहे हैं, और क्रिमिनल और डेफेमेशन के और कॉलोनियल एराज और जो मीडिया के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर जिस किस्म का प्रेशर है वो ख़त्म किया जाए। तो उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह का प्रेशर मीडिया पे और सोसाइटी पे डाला गया उसकी तो कोई और मिसाल मिलती नहीं। बारह एक मिसफिट शख्सियत है जिनको लाकर यहाँ लगाया गया है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये साबित किया जाए कि जी हम तो बड़ा शरीफ आदमी लेकर आए, PTI मानी नहीं रही, PTI किसी बात पर आती नहीं है। तो भाई बात यह है कि जो प्रेशर हाजिर ड्यूटी जजेस नहीं ले पाए वो प्रेशर एक 75 साल का रिटायर्ड जज कैसे ले पाएगा? नंबर एक। नंबर दो, सवाल जो उठाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, वो ये उठाया जा रहा है कि जो शख्स खुद हाजिर ड्यूटी होता था तब वो कोई फर्क नहीं डाल सका, जेंटलमैन मशहूर था, वो आज रिटायर होने के बाद कैसे इतने बड़े मामले को सुन सकता है? ऐसा मामला तो ये हाजिर ड्यूटी होते हुए नहीं सुन सकते थे, तो अब ये कैसे सुन सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, अभी इस पर बड़ा रोला पड़ेगा और आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आएंगी। कुछ हमारे जो दोस्त हैं और दानिश्वर हैं वो बार बार ये साबित करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर हो गई है और पाकिस्तान की इकॉनमी पता नहीं कहाँ हवाओं में जा रही है। तो देखें, मैं आपके सामने आदादोशुमार छोटे से रख देता हूँ। पेट्रोल 145 रुपये लीटर था, इमरान खान छोड़कर गया था। अभी जो खबर आई है लेटेस्ट वो ये बता रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये से जायद के इजाफे का इम्कान है एक मरतबा फिर। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि 350 रुपए का पेट्रोल और डीजल इस वक्त पहुंचा हुआ है या इससे ज्यादा है शायद, और अभी 10 रुपए का इजाफा मजीद करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से डबल कीमत इस वक्त है, 10 रुपए मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। तो कौन से आदाद-ओ-शुमार है जो बेहतर हो रहे हैं? एक और खबर आ रही है कि बिजली का यूनिट जो है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत से अब तकरीबन 3 से 4 गुना बढ़ चुका है। मुख्तलिफ इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनके हिसाब से अगर आप देखें, इंडस्ट्री का अलग है, ताजरों का अलग है, कमर्शियल अलग है, डोमेस्टिक अलग है, कम इस्तेमाल करने वालों का अलग है, लेकिन सबकी बिजली महंगी हुई है। डबल कीमत से लेके 4 गुना तक कीमत हो गई है बिजली की। और फिर ये कह रहे हैं माशी आदादोशुमार अच्छे जा रहे हैं। महंगाई 30% के आसपास फिर रही है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 11% थी, 12-13 तक मैक्सिमम गई थी, फिर 11 पे थी जब उनकी हुकूमत खत्म की गई। तो अब जो है वो 30% के आसपास फिर रही है। मामला यह है कि ये कौन से माशी आदादोशुमार हैं जिनका असर गरीब आदमी पे, आम आदमी पे नहीं पड़ रहा। यानी जब भी कभी IMF आपको पैसा देता है ना, तो वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई चीज वो ऐसी करता है कि आपको मजबूर करता है कि अपने लोगों के ऊपर और दबाव डालें, अपने लोगों के ऊपर महंगाई का और बोझ डालें, और फिर छोटी मोटी रिपोर्टें आपको देता रहता है दिल बहलाने के लिए, लॉलीपॉप्स। और उन रिपोर्टों के ऊपर जो है वो सबने तकिया किया हुआ है। आम आदमी को रिलीफ का एक कतरा नहीं मिल रहा।
यानी ऐसी मनहूसत फैलाई इस हुकूमत ने। अगर आप ये देखें कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिराई जा रही थी तो इन्होंने सुनहरी ख्वाब दिखाए थे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था 70 रुपए का पेट्रोल बेचूंगा मैं। 55 रुपए किलो आटा जो था वो ये क्लेम कर रहे थे कि हम 30 रुपए किलो बेचेंगे। 150 रुपए किलो तक ये आटा लेकर चले गए। अभी भी 130 रुपए किलो या 135 रुपए किलो आटा मिलता है। अब किसी को महंगा नहीं लगता, शायद इससे महंगा है, मुझे भी इस वक्त आइडिया नहीं है। चीनी की कीमत बढ़ गई, मुर्गी की कीमत बढ़ गई, सब्जियों की कीमत बढ़ गई, दालों की कीमत बढ़ गई, चावल की कीमत बढ़ गई, घी की कीमत बढ़ गई, हर चीज की कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई है। तो ये कौन सा रिलीफ दिया है? ये दावा करके आए थे कि हम डॉलर की कीमत को 100 रुपए पे ले जाएंगे और पेट्रोल की कीमत को 70 रुपए पे ले जाएंगे। डॉलर की कीमत जो है वो भी दुगनी कर दी, पेट्रोल की कीमत भी दुगनी कर दी आने के बाद। यानी पहले सुनहरी ख्वाब दिखाए इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले अप्रैल 2022 में, और जब हुकूमत आई साथ ही मनहूस खबरें देना शुरू कर दी। जनाब बोझ उठाना पड़ेगा, मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। अवाम की क्या हालत कर दी। फिर 17 जुलाई को एक ज़िमनी इलेक्शन आ रहा था पंजाब में, फिर खुशखबरियां सुनाना शुरू किया, अब हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, हमारे पास वफाकी हुकूमत है, हम सब कुछ कर देंगे। लोगों ने फिर भी इनको वोट नहीं डाला। लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाल के पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनवा दी। साथ ही इन्होंने वो सारे वादे तोड़ दिए और दोबारा मनहूस खबरें देना शुरू कर दी। और अभी 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले बड़े ख्वाब दिखाए इन्होंने लोगों को, ऐसा मंशूर पेश किया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हुकूमत बनाने के दिन से लेकर आज तक हराम है इन्होंने कोई अच्छी खबर सुनाई हो। जब बैठते हैं कहते हैं लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, और बोझ उठा लो। जो कौमी इदारे हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन अब करने जा रहे हैं, ठीक है, करें प्राइवेटाइजेशन, करें, साफ और शफाफ प्राइवेटाइजेशन करें, उनको प्राइवेटाइज करें, ताकि जो बोझ है वो अवाम के ऊपर से उतर के वो मुनाफे की तरफ जाना शुरू हों इदारे। इन्होंने तो अयाशी के सिस्टम बनाए हुए थे ना, कि इदारा बना दिया, सरकार की जेब से पैसे जा रहे हैं, मौजें करो। मेरे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन का फैसला ठीक है, लेकिन साफ और शफाफ अंदाज में होनी चाहिए। अब 8 फरवरी को जो ख्वाब दिखाए वो भी सारे अवाम के तोड़ दिए। कैसे तोड़े हैं इस पे अलग एक वीलॉग करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।